आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समावेश भारत में। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करते रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी टॉपिक हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करें उसकी भाषा आसान और समझने लायक हो, जिससे कि आप इजीली उस टॉपिक को समझ सकें और उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मुद्रा एवं विनिमय का इतिहास। करेंसी क्या होती है और एक्सचेंज क्या है, इस विषय में हम थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि इसका इतिहास क्या है और कैसे विभिन्न दौर आए और कैसे कैसे हमारी करेंसी सिस्टम, जो हमारा एक्सचेंज सिस्टम है, वो चेंज होता रहा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि करेंसी किसे कहते हैं और एक्सचेंज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी क्या है? करेंसी एक ऐसी चीज़ है, एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि हमें कोई भी वस्तु बेचनी, कोई सामान बेचना है और उस सामान को अगर हम बेचें तो उसके बदले में हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल सके जिसको अगर हम दें तो उस चीज़ के बदले हमें जो हमारी आवश्यकता की वस्तु है वो हमें मिल जाए। तो ये क्या है? एक एक्सचेंज तरीका है। एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ सामान दिया उसके बदले दूसरा सामान नहीं ले रहे हैं। हम एक सामान बेच रहे हैं, उसके बदले हमें एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिल रहा है जिसको हम किसी दूसरे को देते हैं तो वो उसके बराबर की कीमत की चीज़ हमें देगा। तो ये क्या है? इसे कहते हैं हम मुद्रा। दूसरी चीज़ है एक्सचेंज, यानी कि विनिमय। अब विनिमय क्या होता है? विनिमय एक तरीके से किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करना, यानी कि हम किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं एक्सचेंज करना। एक्सचेंज एक सिंपल सा वर्ड है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसको यूज करते हैं, तो उसका मतलब सेम है, यानी एक्सचेंज करना, यानी कि अदल बदल करना। तो यही आपका एक्सचेंज है, यानी कि किसी चीज को लिया और उसकी जगह दूसरी चीज दे दी, और दूसरी चीज ली और उसकी जगह पर कोई और चीज दे दी। तो इस तरीके से चीजों का आदान प्रदान, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज। होप आप सभी लोगों को करेंसी और एक्सचेंज दोनों का मतलब समझ में आया। दोस्तों, फर्स्ट जो दौर शुरू होता है उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये जो बार्टर सिस्टम था, इसके अंदर क्या होता था कि किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। इसका डिसाइड कैसे किया जाता था, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता था कि वो किस तरीके से किस चीज़ के बदले कितनी चीज़ें देगा। तो जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मेरे पास कुछ संतरे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे संतरे पसंद नहीं है और मुझे सामने किसी व्यक्ति के पास आम है, वो पसंद है। तो मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और कहूँगा कि भाई साहब, आपके पास जो आम है वो मुझे दे दीजिए और उनके बदले संतरे ले लीजिए। तो अब वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि कितने संतरों के बदले वो मुझे एक आम देगा। तो माना उसने एक डिसीजन लिया कि भाई आप मुझे 2 संतरे दीजिए, उसके बदले में आपको एक आम दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बार्टर सिस्टम है वर्क करता है कि आप किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते हैं। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के साथ कुछ खामियां थी, जैसे कि जब हम बड़े लेन देन की बात करते थे कि हमें जब बड़े लेन देन करने होते थे उस समय हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता था। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के पास 5 कपास की गठरियां हैं और दूसरा एक व्यक्ति है जिसके पास 3 गायें पड़ी हुई हैं। तो जब ये दोनों आपस में लेन देन करने जाते हैं तो एक डिसीजन बनता है दोनों के बीच में एक लेन देन का कि 2 कपास की गठरियों के बदले में 1 गाय दी जाएगी। तो इस तरीके से डिसीजन के बाद 4 जो कपास की गठरियां हैं उनकी जगह पे वो व्यक्ति 2 गाय उसे दे देता है। अब क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास रह जाती हैं 1 कपास की गठरी। अब उस 1 कपास की गठरी के बदले अगर अब वो इसको लेके कहीं जा नहीं सकता कि 1 कपास की गठरी कहाँ बेचेगा, तो अब उस 1 कपास की गठरी के बदले वो उससे आधी गाय नहीं मांग सकता। तो इतने जो बड़े तरीके के जो लेन देन होते हैं वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि बड़ी जब लेन देन है तो उनका पार्टीशन नहीं कर सकते, उनको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ खामियां थी जो कि हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर थी। अब
इन खामियों से थोड़ा सा निजात पाने के लिए, कुछ इन परेशानियों से दूर होने के लिए एक नए सिस्टम के बारे में सोचा गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं दूसरे दौर के बारे में। तो इस दौर में उस जो हमारा एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का जो एक लेन देन, जो एक्सचेंज था, उसको रिप्लेस कर दिया गया अनाज और धातुओं के साथ, यानी मेटल्स के साथ। अब इसका फ़ायदा ये था कि आप, चाहे मैं अनाज की बात करूं या फिर मेटल की बात करूं, दोनों को ही कम क्वांटिटी में, यानी पीसेस करना आसान है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डिवाइड करना आसान है। तो इस तरीके से हम जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनाज के साथ जो क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी कि अनाज की जगह ऊपर जो है धातु को वरीयता दी जाने लगी। अनाज के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसको स्टोर करना मुश्किल था। अनाज, आपने किसी सामान के बदले अनाज तो ले लिया, आप अपने ज़रूरत के लायक उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सेस है उससे जब तक एक लंबे समय तक विनिमय नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसके अंकुरित होने की, उसके खराब होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसको हम एक लॉन्ग वे में नहीं ले सकते। तो इसकी जगह पे धातु को वरीयता देने जाने लगी, क्योंकि धातु को क्या, यानी मेटल को स्टोर करना आसान है। उसको स्टोर करने में इस तरह की परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। और टाइम के साथ, क्योंकि सोना और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के लोकप्रिय होने की वजह से इनको अदर जो मेटल्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी। तो क्या हुआ कि अब जो स्टैंडर्ड जो मान लिया गया, उनको सोने और चांदी को स्टैंडर्ड मान लिया गया कि इनमें हम व्यापार करेंगे। यानी कि आपने पुराने टाइम पे सुना होगा, जैसे पुराने टाइम पे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चला करते थे। तो ये क्या था, एक तरीके से विनिमय का तरीका था, यानी एक्सचेंज का एक तरीका था, जिसमें सामान का लेन देन किया जाता था धातुओं के टुकड़ों पे, यानी कि सिक्कों पे। अब जो ये व्यवस्था थी काफ़ी लंबे टाइम तक चली। इसमें चेंज तब आए जब लोगों ने उन सोने और चांदी को छुपा के रखना चालू कर दिया और उनकी जगह पर कागज़ जारी करने लगे। और उस कागज़ की कीमत डिपेंड करती थी कि कितनी मात्रा में सोना और चांदी उस व्यक्ति के द्वारा जमा किया गया है, और वह उन पर्टिकुलर जो धातु या मेटल की जगह पे उस पेपर को किसी भी व्यक्ति को दे दिया करता था। इसी तरीके से धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम जन्म लेने लगा। तो ये जो हमने अभी तक बात की, ये एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत मानी जा सकती है। अब धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में सुधार हुआ, तो जो ये नोट्स जारी होने लगे थे, इनकी जगह पे अब जारी होने लगे बैंक के द्वारा करेंसीज, अलग अलग टाइप की करेंसीज जारी होने लगी। तो एक तरीके से हम अब जो नया दौर आएगा उसको मान सकते हैं करेंसीज की शुरुआत। अभी तक हम बात कर रहे थे कि करेंसीज जो डिपेंडेंसी थी वो थी गोल्ड और सिल्वर पे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि गोल्ड को हमेशा से सिल्वर पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए नेक्स्ट जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, यानी नए दौर की बात करते हैं, वो था गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर। यानी कि गोल्ड को स्टैंडर्ड मानकर उसकी वैल्यू के बराबर करेंसीज जारी करने लगे। अब ये जो करेंसीज जारी होती थी उस टाइम पे, वो क्या होती थी, अलग अलग बैंकों के द्वारा। यानी कि एक ही देश की अगर बात करें, अगर एक देश में ही अलग अलग बैंक्स अलग अलग करेंसीज को जारी करते थे। समय के साथ साथ लोग अपना व्यापार अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर ले जाने लगे, लोग दूसरे देशों में व्यापार करने लगे। तो इसी के साथ एक ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे सिस्टम की या एक ऐसी करेंसी की जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा सके। तो इसकी वजह से गोल्ड का एक्सेप्टेंस बढ़ने लगा, क्योंकि गोल्ड जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता था। आप कहीं भी जाएं तो आप इजीली गोल्ड में ट्रेड कर सकते थे, गोल्ड दे करके आप कोई भी सामान खरीद सकते थे। तो इसी के साथ हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो रहा था, और जो हमारी करेंसी डिसाइड होने लगी थी वो हो रही थी गोल्ड पे,
यानी कि किसी भी कंट्री के पास जितना भी गोल्ड है उसके अकॉर्डिंगली करेंसी, उसकी जो करेंसी का जो मूल्य है वो निर्धारण होगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और बढ़ने लगा, साथ साथ कुछ और ज्यादा परेशानियां भी आई। लाइक विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और बहुत सारे चेंजेस आने लगे दुनिया में, गुट बन गए। तो इसके साथ एक इश्यू पैदा होता है जो कि है ट्रस्ट का, कि कैसे हम किसी भी करेंसी पे विश्वास करें कि इसकी वैल्यू जितनी है उतना ही मूल्य हमें प्राप्त होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक नए सिस्टम का जन्म हुआ जिसे हम बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर क्या किया गया, एक करेंसी ली गई जिसको हमने बोला बेस करेंसी, और उस बेस करेंसी के इर्द गिर्द बाकी करेंसी उसको घुमाया गया, यानी कि उनकी वैल्यू उस बेस करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होने लगी। सो ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर जो बेस करेंसी डिसाइड की गई वो थी यूएस डॉलर, और आज भी हम सभी लोग उसी यूएस डॉलर के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब इसी के साथ क्या हुआ कि जो यूएस डॉलर था वो हमारा बन गया बेस करेंसी, और अदर करेंसी जो भी बाकी देशों की करेंसी थी उनको बोला गया कोटेशन करेंसी। कोटेशन करेंसी बेस थी यूएस डॉलर पे, और यूएस डॉलर किस पे डिसाइड होता था, गोल्ड पे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई इसके साथ कि सारी की सारी करेंसीज की कीमत डिसाइड करने वाला हो गया अमेरिका, यानी कि यूएस डॉलर। इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये होने लगी कि कुछ विकसित देश इसको अपोज करने लगे और उन्होंने इस सिस्टम को मानने से मना कर दिया, और ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा। और अब जो नया सिस्टम जो कि बना वो था मार्केट बेस्ड सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्या किया गया कि हमने करेंसी की कीमत को मार्केट पे छोड़ दिया, कि मार्केट विल डिसाइड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी। अभी भी ऐसा नहीं था, लेकिन यूएस डॉलर हट गया था। बेस करेंसी अभी भी यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर बेस करेंसी है जिसके बेसिस पे बाकी करेंसीज की कीमत तय होती है, लेकिन यूएस डॉलर की जो कीमत है वो कौन तय करता है, मार्केट तय करती है। और जो यूएस डॉलर है उसकी कीमत क्या होगी वो डिपेंड करता है कि उसकी खरीद और फरोख्त कितनी हो रही है, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली दूसरी करेंसी कितनी खरीदी जा रही है और कितनी बेची जा रही है। या ये इसको आप इस तरीके से समझते हो, आप लोग सभी इक्विटी मार्केट से तो अवेयर होंगे ही। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, जिस शेयर की खरीद बढ़ती है उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है, अगर उसकी बिकवाली बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर इक्विटी की कीमत घटती है। तो यही सेम फिनोमिना हमारी करेंसी में भी लगा, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी की खरीद बढ़ती है, यानी कि मार्केट से उसको खींचा जाता है, तो उस पर्टिकुलर करेंसी की कीमत बढ़ेगी, और अगर उसी करेंसी को बेचा जा रहा है यानी निकाला जा रहा है अपने पास से, तो उसकी कीमत घट जाएगी। और ये सब एक क्योंकि इस सब सिस्टम को मानने के लिए भी हमको एक बेस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कि जिसके अकॉर्डिंगली बाकी की कीमत डिसाइड करें। तो इसीलिए यूएस डॉलर को अभी भी बेस करेंसी के तौर पे यूज किया जाता है, और साथ ही उसके इर्द गिर्द बाकी की कोटेशन करेंसीज घूमती हैं, चाहे वो आपका येन हो, रुपया हो, यूरो हो, कोई भी करेंसी हो, सारी करेंसियां किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, डॉलर की। तो डॉलर बेस करेंसी, बाकी करेंसीज कोटेशन करेंसी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो हमारा जो करेंसी का सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। अभी हम बात करते हैं, जैसे आज के टाइम पे धीरे धीरे बदलाव अभी भी आ रहे हैं, हम लोग डिजिटल करेंसीज की तरफ मूव करने लगे हैं। आप लोगों ने यूपीआई सुना होगा, हिंदुस्तान में यूपीआई चल रहा है, तो इसमें आप फिजिकल करेंसी यूज नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं करेंसीज को। ऐसे ही बिटकॉइंस हैं, इथीरियम है, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज, इनका भी इस्तेमाल काफी बढ़ रहा है।
तो धीरे धीरे टाइम चेंज होगा और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि करेंसी का जो रूप है वो काफ़ी बदल चुका होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहते हैं।